हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज सारे के सारे 12th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हर बच्चा इग्नोर करने की कोशिश करता है कि 10th एंड 12th की जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस होती है उसमें किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको ज्यादा बड़ा लेक्चर्स ना देते हुए मैं आपको सिर्फ कहूंगा, आपको सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना है। जो बच्चे इस 2021 यानी कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं और उनकी एग्जामिनेशंस आने वाले अप्रैल मंथ में कंडक्ट होने वाली है, वो सारे बच्चों को किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप बोर्ड एग्जाम का अपियर करने वाले तो सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो या रिपीटर स्टूडेंट हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो यानी अगर 9th से आप पास होकर 10th में आए हो और 10th की एग्जाम आप पहली बार देने वाले हो, 12th के एग्जाम अगर आप पहली बार देने वाले हो तो यस आप रेगुलर स्टूडेंट हो। और अगर आप 10th के एग्जाम सेकेंड टाइम और 12th के एग्जाम सेकेंड थर्ड टाइम दे रहे हो तो यस आप रिपीटर स्टूडेंट हो। ये क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है 10th एंड 12th का, उनका रिड्यूस्ड पोर्शन आने वाला है एग्जाम में। यस माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलर स्टूडेंट का 75% सिलेबस पर ही एग्जाम होगा, लेकिन जो रिपीटर स्टूडेंट है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन सेकेंड और थर्ड टाइम या उससे ज्यादा बार देने वाले हैं तो उनको 100% पोर्शन आएगा। यानी इस बार बोर्ड की एग्जामिनेशन लेट भी होगी और नए तरीके से भी होगी। और इस बार 2 तरीके से पेपर सेट किया जाएगा 10th स्टैंडर्ड का, फॉर रेगुलर स्टूडेंट एज वेल एज रिपीटर स्टूडेंट। 12th स्टैंडर्ड के लिए भी रेगुलर एंड रिपीटर। समझ में आ गया आपको पहली बात। दूसरी बात कि आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में किन चैप्टर्स को रिड्यूस्ड किया गया है। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी बच्चों के साथ बातें की है, इंटरेक्शन किया है, उन बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना चैप्टर्स हमारा रिड्यूस हुआ है, कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर आपके मन में अब भी कंफ्यूजन है कि मेरा कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, तो पहले आप उस पर क्लैरिफिकेशन लेकर आइए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक रिड्यूस्ड है तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाने वाला नहीं है, वो इवैल्यूएशन में नहीं आने वाला है। तो पहली बात आपको समझ लेना है कि आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात की तरफ आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में रीड एंड रिमेंबर के बाद रिवीजन का। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो अब आपके लाइफ में रिवीजन कर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। रिवीजन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 35 डेज अपने आप को देने पड़ेंगे। यस, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करने के लिए फॉर 10th एंड 12th दोनों स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम 35 डेज का एक रिवीजन सीरीज आपको खुद को एनालाइज करके रखना पड़ेगा। ये रिवीजन सीरीज के हिसाब से ही आप अपने एक्ट को प्लान करोगे और उसको एग्जीक्यूशंस करेंगे। रिवीजन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है? रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हर चैप्टर का वेटेज कितना है, यानी कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। दूसरा, आपका पेपर पैटर्न क्या है वो एनालाइज जरूर कर लीजिए। और तीसरा, आप ये 2 चीजें एनालाइज करने के बाद चैप्टर की रिवीजन करने के लिए बैठिए और रिवीजन करने के बाद आप उसका एक टेस्ट दीजिए, तो टेस्ट का इवैल्यूएशन भी आपका हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो बहुत ही डिटेल एनालाइज करने के बाद बताई है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और जब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है तो कहीं ना कहीं वो गलतियां करते हैं एग्जीक्यूशन करने में। तो आप लोगों को 3 चीजें जरूर समझनी पड़ेगी कि भैया प्रिपरेशन करने से पहले, बच्चों प्रिपरेशन करने से पहले आपका याद होना जरूरी है, आपको रीड एंड रिमेंबर होना जरूरी है,
और रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नॉलेज के साथ साथ पेपर पैटर्न और रिड्यूस पोर्शन का भी पता होना जरूरी है, तभी आप जाकर अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सप्लीमेंट्री नोट्स, किसी भी डाइजेस्ट या किसी भी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन स्टडी मटेरियल का रेफरेंस लेते समय प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी आपकी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने एक बार ठान लिया अपने मन में कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो यस, आप प्रिपरेशन करके ही उठोगे और एग्जाम में इस तरीके से परफॉर्म करोगे कि आप अपना नाम रोशन करने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन अपीयर करने जाते हो तो उस पर आपको 4 लोगों की जिम्मेदारी होती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 4 लोगों की जिम्मेदारी। जब आप एक मार्कशीट देखते हो या आप बोर्ड का सर्टिफिकेट देखते हो, जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें मेंशन होती है। आपका खुद का नाम, आपके सरनेम, आपके डैडी का नाम, आपके मम्मी का नाम, यानी इन 4 लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका नाम रोशन होगा, आपकी फैमिली का नाम रोशन होगा, आपके डैड का नाम रोशन होगा, आपकी मम्मी का नाम रोशन होगा। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने मम्मी पापा के कंधों की जिम्मेदारियों को समझेंगे, उनकी मेहनत को समझोगे और उसकी मेहनत को रंग लाने के लिए आप जी जान लगा करके एग्जामिनेशन में अपीयर करोगे। प्रिपरेशन में इस तरीके से करोगे, एग्जामिनेशन को एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम अटेंड करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को एक लेवल अप लेकर जाओगे, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।